हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा और आपकी स्टडी जो है प्रॉपर एंड कंटिन्यू चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण में वह स्वास्थ्य संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। आई होप कि आपको मेरी क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो सबसे पहले आप लाइक शेयर और कीजिएगा, ठीक है, और कम से कम अपने एक दोस्तों को जोड़ने का काम कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए आज हम सीधे की टॉपिक पे बात करें। तो स्थानीय संरक्षण का मतलब होता है दोस्तों कि इसके अंतर्गत पौधे एवं जीव जंतुओं और उनके प्राकृतिक आवास में अनुकूल दशाएं उपलब्ध करा के संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों। स्थानीय संरक्षण के तो राष्ट्रीय उद्यान आता है, पक्षी विहार आता है, वन्य जीव अभयारण्य आता है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये चीज़ें इनमें शामिल होती है। ठीक है, अब बात कर ले हम दोस्तों कि पर स्थानीय संरक्षण क्या होता है। तो इसके अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों को उनके मौलिक प्राकृतिक आवास से हटाकर अत्यंत अनुकूल दशाओं वाले कृत्रिम आवासों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, मतलब कृत्रिम आवास बनाकर इसको वहाँ पे रखा जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से उद्यान आते हैं। तो प्राणी उद्यान या एक्वेरियम या वन्य जीव सफारी पार्क कहा जाता है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन 3 प्रकार के जैव भौगोलिक क्षेत्रों का गठन किया गया। पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन्य जीव अभयारण्य और तीसरा दोस्तों जो है जीव मंडल अंगारक कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, इसका सीमांकन किसी परितंत्र के विशेष पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों को संरक्षण देने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनका सीमाओं का निर्धारण होता है विधायिकी द्वारा और इसके बफर जोन में मानव हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, और पर्यटन की अनुमति भी होती है, लेकिन आखेट नहीं कर सकते, मतलब आप इसका शिकार नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो वन्य जीवों को मानव हस्तक्षेप से मुक्त एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध करना। ठीक है, यहाँ तक आपको राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम परिचर्चा जो किए आपके साथ ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों कि वन्य जीव अभयारण्य, जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, इसका सीमांकन क्या होता है। किसी विशेष पशु पक्षी को संरक्षण देने के लिए किया गया है। ठीक है, इनकी सीमाओं में परिवर्तन एवं संशोधन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अनुमति के साथ मानव सीमित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है और यहाँ के वनों से आप क्या कर सकते हैं, लकड़ी काट सकते हैं, मछलियों एवं चिड़ियों का लाइसेंस लेकर आप शिकार सकते हैं। ठीक है, और सीमित पर्यटन की अनुमति भी होती है और शोध कार्य की सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको वन्य जीव अभयारण्य यानी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें तीसरा जो बात करने वाले हैं दोस्तों आपके साथ, वो है दोस्तों आपका जीवमंडल आगार। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसका सीमांकन क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर होता है। सीमाओं का निर्धारण विधि प्रक्रियाओं द्वारा होता है और एक से अधिक परितंत्र होते हैं, जिसमें जैविक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्थल आकृतियों को संरक्षण दिया जाता है दोस्तों। और बायोस्फीयर की स्थापना का उद्भव यूनेस्को ने 1971 में मनुष्य व जीवमंडल, जिसे MMB कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ। ठीक है दोस्तों, अब भारत में 1986 में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक है, और वर्तमान में कुल कितने बायोस्फीयर है दोस्तों। तो 18 है। भारत का पहला बायोस्फीयर जो है नीलगिरी है, जो 1986 में पारित किया गया। ठीक है, इस क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा दोस्तों है। तो कच्छ, और सबसे छोटा तो डिब्रू सिखावा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम आगे बात करें दोस्तों आपसे, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में सदाबहार और मांटाने यानी 16 शुष्क वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब यूनेस्को सूची में शामिल कुल कितने हैं। तो 10 हैं। ठीक है, 10 हैं। कौन कौन से। तो पहला नीलगिरी है, दूसरा जो है मन्नार की खाड़ी है, तीसरा जो है सुंदरबन है, चौथा है नंदा देवी, पाँचवा है नोकरेक और छठवा है पंचमढ़ी और सातवां है सिमलीपाल, आठवां है अमरकंटक, नौवां है ग्रेट निकोबार और 10वां जो है अगरस्थला है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके साथ घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, इसे 1976 में प्रारंभ किया गया। पहला जो है दोस्तों ये है
संतकोशिया जीव वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों कहाँ पे है ये आपका, तो ये आपका उड़ीसा में है दोस्तों। दूसरा है भितरकानिका वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका उड़ीसा में पड़ेगा। और तीसरा जो है नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य, ये भी दोस्तों आपका उड़ीसा में पड़ेगा। और चंबल वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों, तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं दोस्तों आपसे कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रशिक्षण संस्थान आपका कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका हैदराबाद में है। कहाँ है दोस्तों, तो हैदराबाद। ठीक है, आगे हम बात करें कि मगरमच्छ अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश कौन सा है दोस्तों, तो वो आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब हाथी संरक्षण की बात करें, भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी इसे कहा जाता है, किसको, तो हाथी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी। ठीक है, अब इसमें हाथी से संबंधित कुछ विशेष परिचर्चा जो है हम आपके साथ कर लें। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है हाथियों की एक संख्या में वृद्धि के लिए किया गया क्या, और 7 दिसंबर 1992 को सिंहभूमि यानी झारखंड से क्या क्या शुरू किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो इसका उद्देश्य था दोस्तों कि हाथियों तथा उनके आवासों एवं गलियारों का संरक्षण करना और मनुष्य एवं हाथी के बीच संघर्ष को रोकना। ठीक है, और आगे था इसमें दोस्तों कि घरेलू हाथियों का कल्याण करना। ठीक है, आगे हम बात करें कि वन्य हाथियों की गणना प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। कितने वर्ष पर, तो 5 वर्ष में। भारत में कुल एलिफेंट रिजर्व कितना है, तो 32 है, यानी 32 है। ठीक है, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट करेंगे। आगे हम बात कर ले कि हाथी गलियारे के बारे में। ठीक है, तो हाथियों को उनके वृद्धि पर्यावास से जोड़ने वाला संकरा गलियारा रास्ता गलियारों को नुकसान पहुंचाने वाले 2 कारण है। पहला कोयला खनन और दूसरा जो है आपके दोस्तों लौह अयस्क खनन है। ठीक है, अब हाथियों की अवैध हत्या करने के लिए निगरानी कार्यक्रम जो है MIKE कब प्रारंभ किया गया, तो साइटस के दलीय सम्मेलन द्वारा 2003 में प्रारंभ किया गया और दक्षिण एशिया में के देशों में शुरू किया गया यह कार्यक्रम। ठीक है, अब हम दोस्तों भारत में माइक स्थल जो है शिवालिंग उत्तराखंड में है, चिरांगू रिपु जो कि असम में है, दिहिंग पटकाई जो कि असम में, अगला जो है देवामाली जो कि अरुणाचल प्रदेश में, अगला जो है गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है, अगला जो बात करें हम दोस्तों आपसे मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, अगला बात करें दोस्तों कि पूर्वी द्वार जो कि पश्चिम बंगाल में, अगला है मैसूर जो कि कर्नाटक में, अगला दोस्तों है नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में, और अगला है राष्ट्र की वयनाड जो कि आपका केरल में बात करते हैं। अब बात कर ले हम आपसे दोस्तों कि हाथी मेरे साथी अभियान जो है मई 2011 में पारित किया गया और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक, इसका शुभांकर क्या था, तो गज था। अब थोड़ा हम आगे बात कर ले दोस्तों आपसे, तो गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है इसके विषय में हम आपके साथ थोड़ी सी परिचर्चा कर ले। जैसे बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी तथा हरियाणा वन विभाग के बीच समझौता के परिणाम स्वरूप 2006 में इसे स्टार्ट किया गया और संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत पशुओं की दी जाने वाली दवा जैसे को प्रतिबंधित किया गया और विकल्प के रूप में उसके जगह डाइकोफ्लिन के जगह मेलोक्सिकम का उपयोग किया गया। देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है दोस्तों, तो यह है धर्मपुर जो कि आपका असम में पड़ता है। ठीक है, आगे हम बात करें थोड़े से इसमें, तो इनकी कम होती संख्या को पहली बार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में क्या किया गया जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसे लगी दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम अपने एक दोस्तों को मेरे चैनल से जोड़ने का काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, और अगला और इसी तरह के लेटेस्ट क्लास के साथ हम पर्यावरण से संबंधित मिलेंगे। आज तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी होली।